Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड की भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर को 1 गो में समझेंगे। चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। चैप्टर क्या है हमारा? ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस, है ना। किस किस जगह के बारे में पढ़ेंगे? जो लाइफ है, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। हम अमेजन बेसिन का देखेंगे, हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का देखेंगे। अब इनका इंटरेक्शन कहाँ पे? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन यानी हम अमेजन बेसिन का देखेंगे, और सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जहाँ पे लाई करता है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले फटाफट से आप क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। पहले आपको क्या कर देना है, फटाफट से लाइक और शेयर कर देना है। तो जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। ओके, चल कर दिया लाइक शेयर। ओके, चल अब इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया जा रहा है? इंट्रोडक्शन है जो हमें क्या कह रहे हैं, समझते हैं। रेणुका वॉज एक्साइटेड। जो रेणुका थी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। रेणुका क्यों एक्साइटेड थी, क्या रीजन होगा, चलो देखते हैं। श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 months। जो रेणुका एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि जो श्रीकांत अंकल थे, है ना, श्रीकांत अंकल जो थे घर आ रहे थे लगभग 4 महीनों बाद, है ना। 4 महीने के गैप के बाद श्रीकांत अंकल घर आ रहे थे। होता है ना कि लगता है कि अरे देखो इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद ये अंकल आ रहे हैं, ये आंटी आ रहे, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है। He was a wildlife photographer and traveled widely। ये क्या थे? एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे। क्या थे? एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। वाइल्ड लाइफ फिर आपको पता है, ये जो जानवरों वगैरह की जो फोटो वगैरह तस्वीरें खींचते हैं, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। एंड ट्रेवल्ड वाइडली, और खूब ट्रेवलिंग भी करते थे। फोटोग्राफर थे, कभी इधर जा जाके जो है जंगली जानवरों की फोटो वगैरह ले रहे हैं, है ना। Renuka's interest in wildlife and forest began at on early age when her uncle introduced her to books on nature। जो रेणुका का इंटरेस्ट था किस चीज़ में? वाइल्ड लाइफ में, ना, एंड फॉरेस्ट में। बिगेन एट एन अर्ली एज, बहुत ही जो है छोटी जो उम्र में, अर्ली एज में ये शुरू हो गया था। मतलब बहुत ही जब छोटी रही होंगी तब से इनको वाइल्ड लाइफ, जानवरों में, फॉरेस्ट, जंगल जानवर, इनमें इंटरेस्ट को हो गया था रेणुका का। When her uncle introduced her to books on nature, जब उसके जो अंकल हैं उन्होंने उसको नेचर की बुक ऐसे बताई। Pictures of distant lands and people who live there always fascinated her। अब जो बुक है, बुक में जो उसने देखा कि लोगों की पिक्चर है, लोगों की इमेजेस हैं, है ना, ऐसे ऐसे लोग जो पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं, दुनिया के किस किस कोने पे रहते हैं, कौन से जंगल एरिया, कौन सी जगह पे कहाँ कहाँ रहते हैं, है ना, तो उसको फैसिनेट करते थे, है ना। दूर पे दूसरे लैंड्स पे, डिस्टेंट लैंड्स पे, है ना। हु लिव देयर ऑलवेज फैसिनेटर, वो हमेशा ही उसे फैसिनेट करते थे। दूर दूर की जगह रहने वाले, होता है ना कि अरे यहाँ रहते हैं, इनकी लाइफ ऐसी होगी, अच्छा ये पहाड़ों पे रहते तो पहाड़ों में रहने वाले लोग ऐसे होंगे, अच्छा ये लोग डेजर्ट एरिया में रहते तो यहाँ के लोग कैसे होंगे। तो शुरू से ही ऐसी चीज़ें रेणुका को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती थी, है ना। ऐसा लगता था कि वाओ कितना इंटरेस्टिंग है इनके बारे में जानना, है ना। क्लियर हुआ? चलो, in these pictures, Renuka, you can see people from different parts of the world. Some from dry desert, some from frozen lands, and some from hot, wet rainforest. They look so different from me, observed Renuka. They look different, but they share the same basic needs of life, food, clothing, and shelter, explained Shrikant uncle. अब रेणुका कोई अंकल हैं, है ना, ये बता रहे हैं कि इन दिस पिक्चर रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस पिक्चर में रेणुका तुम क्या देख सकते हो, है ना, जो फोटोग्राफी करते ही थे, तो अलग अलग वो मतलब अलग अलग लोग हैं, दुनिया के कोने के अलग अलग लोग हैं, है ना। दुनिया के पार्ट, वर्ल्ड के पार्ट्स में से अलग अलग जो रहने वाले लोग हैं उनकी इमेजेस हैं। आपको खुद दिख रहा है ये कितनी अलग लग रही है, ये कितनी अलग लग रही है, इनका फेस कितना अलग है ना, ये कितने अलग है, ये कितने अलग है, सब अलग अलग नहीं दिख रहे आपको, ये, है ना।
कोई जो है ड्राई डेजर्ट, मतलब कोई भाई रेगिस्तानी एरिया में रहते होंगे, डेजर्ट वाले एरिया में रहते होंगे, कोई बिल्कुल ठंडे इलाकों में रहते होंगे, फ्रीजिंग कोल्ड, ऐसे बिल्कुल जहाँ बर्फ ही बर्फ रहती होगी ऐसे इलाके में रहते होंगे, कोई जो है हॉट वेट रेन फॉरेस्ट इलाके में रहते होंगे, ऐसी जगह रहते होंगे जब बारिश ही होती रहती होगी, खूब गर्मी रहती होगी, बारिश होती रहती होगी, कोई वहां रहता होगा। मतलब कोई ठंडे इलाकों में, कोई गर्म इलाकों में, कोई बारिश वाले इलाकों में, कोई पहाड़ी इलाकों में, तो कोई डेजर्ट एरिया में ऐसे रहते। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, ऑब्जर्व रेणुका। रेणुका ने ऑब्जर्व करा, देखा कि ये जो लोग हैं ये मुझसे काफी अलग दिखते हैं ना, ये जो लोग हैं मुझसे काफी अलग दिख रहे हैं। ऑब्वियसली जैसे आप भी देखोगे तो ये सब आप लोगों से अलग ही दिख रहे हैं। दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। वो डिफरेंट दिख सकते हैं, ये आपको दिखने में अलग दिख सकते हैं, लेकिन ये शेयर करते हैं सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। मतलब इनको भी, इनकी भी बेसिक नीड जो रहती है लाइफ की वही है जैसी हमें रहती है ना। इनको भी वही चाहिए होता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें भी खाने की ज़रूरत होती है, खाना चाहिए होता है, कपड़े चाहिए होते हैं, घर चाहिए होता है, तो सेम नीड इनकी भी वैसे ही है जैसी तुम्हारी और हमारी है ना। दिखने में अलग हो सकते हैं, अलग अलग एरिया के हो सकते हैं, लेकिन नीड्स इनकी भी वैसे ही, खाना कपड़ा बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान जैसी हमारी है। क्लियर? चलो, their children do the same things as you probably do, play games, quarrel sometimes, and then make up, sing, dance and help the families with various things that need to be done. अब ये जो बच्चे हैं ये भी ऑलमोस्ट वही चीजें करते हैं जो तुम भी करती हो। यहाँ के बच्चे भी, जो बच्चे आपको इसमें दिख रहे हैं, तो आपको भले ही दिख अलग रहे हो, अलग जगह के हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अलग जिंदगी जीते होंगे, ये भी वही करते होंगे। खेलना, कूदना, पढ़ना, है ना, कभी कभी मस्ती करना, है ना, गाना गाना, डांस करना, और फैमिलीज के साथ वो हेल्प कराना, जैसे आप करते हो वैसे ये भी सब करते होंगे। They live closer to nature and very early in their lives have learned to care for nature. ये किसके पास रहते हैं? ये है प्रकृति के पास रहने वाले लोग, है ना, जो नेचर के पास रहते हैं, जो नेचर के करीब रहते हैं। And very early in their lives have learned to care for nature. और अपनी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द ये लोग नेचर की केयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब होता है ना, जिस जगह पे हम रहेंगे, जिस चीज़ के हम पास रहेंगे, करीब रहेंगे, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसकी अच्छा बुरा जो भी चीज़ें जो उसको हार्म पहुंचा सकती है उसकी केयर करेंगे ना। जैसे अगर ये लोग नेचर के करीब रहने वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल ये लोग जंगलों में रहने वाले लोग हैं, तो जंगल की लकड़ी, जंगल की चीज़ें या जंगल की केयर करेंगे कि नहीं करेंगे? कि हमारा घर है, हमें पता है कि जंगल के लिए क्या बुरा हो सकता है ना, तो उसका ध्यान रखना है। अगर पानी के पास रहने वाले लोग हैं तो उनको इंपॉर्टेंस पता है कि पानी कितना, अगर पानी को साफ सुथरा रखेंगे, सही रखेंगे तो कितना अच्छा है ना। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग नेचर के पास रहने वाले लोग हैं और बहुत ही पहले अपनी ज़िंदगी की बहुत ही शुरुआती सालों में ये समझ जाते हैं नेचर का ख्याल रखना। दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। और ये बहुत ही जल्दी उस टाइम से, क्योंकि रहते हैं, मछली पकड़ना सीख जाते हैं। हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट, कैसे जो है फॉरेस्ट से मटेरियल कलेक्ट किया जाता है, ये सब ये लोग पहले से ही सीख जाते हैं। और ऑब्वियस बात है, अगर आप जैसे आप हो, आपको भी खाना बनाना नहीं आता, पर आप ही की एज के कुछ बच्चे होंगे जो बेचारे कभी स्कूल ही नहीं जा पाते होंगे, है ना, उनके माता पिता मजदूरी करते होंगे, तो अभी आप ही की एज की लड़की या लड़के वो खाना बनाने लग जाते होंगे, वो घर की साफ सफाई करने लग जाते होंगे, अपने भाई बहनों को संभालते होंगे, और भी कुछ ना कुछ काम वो भी करते होंगे, मजबूरी है ना। चलो, चाइल्ड लेबर तो होना भी नहीं चाहिए, गलत बात है, लेकिन जो जिस जैसे माहौल में रहता है वो क्या है वैसा सीख जाता है। तो ऐसे ही वो बहुत ही पहले टाइम से मछली पकड़ना, या हम कह सकते हैं फॉरेस्ट से सामान कलेक्ट करना सीख जाते हैं। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? ठीक है सब? चलो, बिफोर लर्निंग अबाउट अमेज़न बेसिन लेट्स लुक एट द मैप। अब हम देखेंगे कहाँ की लाइफ? अमेज़न बेसिन की लाइफ। कहाँ की लाइफ देखेंगे? अब अमेज़न बेसिन की लाइफ को देखेंगे, ठीक है। हम क्योंकि अब अलग अलग लाइफ को समझेंगे कि कैसे यहाँ के लोग हैं, कैसे दूसरी जगह के, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है हमारे चैप्टर में, तो अभी हम देखेंगे अमेज़न बेसिन के बारे में। तो सबसे पहले हमसे कह रहे हैं कि ज़रा मैप में तो देखें, मैप में तो देखें हमें दिखाना क्या चाह रहे हैं, ये रहे, है ना, अमेज़न बेसिन। Notice that the tropical region lies very close to the equator between 10 degree north and 10 degree south, so it is referred to as the equatorial region. मतलब अगर हम यहाँ इक्वेटोरियल रीजन में देखेंगे, ये देखो, ये 0 डिग्री है ना, इक्वेटोरियल रीजन है, ये 0 डिग्री है,
ये 10 डिग्री, यहाँ पे ये 10 डिग्री। ये वाला कौन सा इलाका है? ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है? हमारा इक्वेटोरियल, ठीक है। ये जो एरिया है हमारा इक्वेटोरियल एरिया है। इस तरीके से दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है। ये वाला, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये देखो, ये हमने देखा अमेज़न बेसिन है, ये हमारा अमेज़न बेसिन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 10 डिग्री, ये कौन सा है? 10 डिग्री हमें बोलेंगे नॉर्थ है, क्योंकि ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है, तो 10 डिग्री साउथ। तो इनके बीच में ये वाला जो पोर्शन है इक्वेटोरियल रीजन है। क्यों बोल रहे हैं इक्वेटोरियल रीजन? इक्वेटर के पास वाला, ये जो 0 डिग्री की इक्वेटर की लाइन जा रही है ना, तो आपको क्या दिख रहा है कि हाँ भाई, इक्वेटर के जस्ट थोड़ा ही नीचे यहाँ पे अमेज़न बेसिन है, ठीक है। इक्वेटर के जस्ट थोड़ा ही नीचे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अमेज़न बेसिन है। क्लियर हो गया? द रिवर अमेज़न फ्लोज थ्रू दिस रीजन। इस रीजन से हमें कौन सी नदी बहते हुए दिखती है? अमेज़न रिवर। अब आपको यहाँ पे दिखेगी, लिखी रही होगी अमेज़न रिवर, ये देखो लिखी है, ये भी अमेज़न रिवर। तो ये क्या है? अमेज़न रिवर। Notice how it flows from mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. आप ये नोटिस करो कि कैसे पहाड़ों से निकल के, है ना, पहाड़ों से आती है वेस्ट से ऐसे आते हुए, और नीचे, है ना, अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन तक पहुँचती है ईस्ट। ये अटलांटिक ओशन है, इस तरफ में ऐसे पहुँचती है, ये अटलांटिक ओशन दिख रहा है आपको? क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? इस तरफ पैसिफिक है, ये यहाँ पे अटलांटिक ओशन इस तरफ। The place where a river flows into another body of water is called the river's mouth. कौन सी place? A place. The place where a river flows into another body of water. ऐसी प्लेस जहाँ पे रिवर फ्लो होती है ना, अनदर बॉडी ऑफ वाटर, दूसरी जो वाटर की बॉडी है उस पर, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं रिवर्स माउथ, है ना। क्या बोलते हैं उसको? रिवर माउथ। मतलब यहाँ पे जाके क्या करेगी? अनदर वाटर बॉडी, जो दूसरी वाटर बॉडी है, कौन सी? अटलांटिक ओशन। यहाँ पे क्या है? महासागर है, इससे जाके मिल जाएगी, इस पे जाके मीट करेगी, इस पे बहेगी, तो क्या बोल रहे हैं? रिवर्स माउथ। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो हमने क्या देखा किस रीजन में? इस तरीके से, ये हमारा इक्वेटर है, ये वाला है, इस रीजन पे हमें देखने को मिलता है क्या? अमेज़न बेसिन दिख रहा है ना हमें, और अमेज़न रिवर भी यहीं से बहती है, ठीक है, जो इक्वेटोरियल रीजन के पास है, यानी इसके पास। क्लियर? चलो, न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेज़न रिवर टू फॉर्म द अमेज़न बेसिन। बहुत सी जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूटरी क्या होती है पहले उसको देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रिब्यूटरी क्या कह रहे हैं हमसे? These are small rivers that join the main river. ये छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। ये क्या होती हैं? छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो किसको ज्वाइन करती हैं? मेन रिवर को ज्वाइन करती है ना। तो इन छोटी छोटी नदियों को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। क्या बोलेंगे इनको? हम इनको बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरी। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेज़न रिवर टू फॉर्म द अमेज़न बेसिन। बहुत सी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज्वाइन करती है अमेज़न रिवर को, जो किस में क्या फॉर्म करती है? अमेज़न बेसिन। ये देखो काफ़ी सारी दिख रही ना हमें छोटी छोटी नदियाँ, ये अमेज़न रिवर है, ये देखो। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ। अब जो रिवर बेसिन है कौन से पोर्शन को कवर करता है? कौन से पोर्शन को कवर करता है? यहाँ हमें मिलेगा ब्राजील, है ना, पार्ट्स ऑफ पेरू, पेरू का कुछ हिस्सा, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। ये एरियाज में पूरा बेसिन कवर, मतलब हम करते हैं कुछ जो एरिया है बेसिन ये कवर करता है। कौन सा पोर्शन? ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया और जो है वेनेजुएला का पार्ट। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासेस। अब आपको जो है इस रीजन में, इस बेसिन में, है ना, जो कौन सी कंट्रीज है जहाँ से इक्वेटर पास होता है हमें बताना है। मतलब अगर यहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है, जैसे कि हमने देखा ये जो इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है, तो कौन सी कंट्रीज यहाँ पे मौजूद है जहाँ से इक्वेटर पास होते हुए जा रहा है? These are smaller river that join the main river. ट्रिब्यूटरी की हम बात कर रहे हैं। The main river along with all its tributaries that drain an area forms a river basin or the catchment area. जो मेन रिवर होती है अपनी सारी ट्रिब्यूटरी के साथ बहती है जब, है ना,
जो जिस जगह बहती रहती है, तो वो क्या एरिया फॉर्म करती है, वो रिवर बेसिन को फॉर्म करती है या कैचमेंट एरिया हम बोलते हैं। द अमेजन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। अमेजन बेसिन क्या है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा है रिवर बेसिन, ठीक है। अमेजन बेसिन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, ध्यान रखना, अमेजन बेसिन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बेसिन है। कहाँ है अमेजन बेसिन, कहाँ दिख रहा है हमें, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये भी नहीं पता तो फिर क्या बात है। अमेजन बेसिन हमें मिलता है, ये क्या है, ये हमारा साउथ अमेरिका है। ये हमारा क्या है, ये पूरा जो हमारा बना हुआ है ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका है, ये लिखा है ना यहाँ पे साउथ अमेरिका। क्लियर, चलो एरियाज कौन से जहाँ पे बहती है एक बार फिर से देख लो, इंपॉर्टेंट है। कौन सा एरिया, बोलिविया है ना, पेरू, कोलंबिया के कुछ पार्ट, वेनेजुएला है ना, यहाँ पे हमारा ब्राज़ील। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, भाई क्या नो करने के लिए बोल रहे हैं। When स्पेनिश एक्सप्लोरर्स डिस्कवर्ड द अमेजन रिवर, जब स्पेनिश एक्सप्लोरर थे, जो लोग एक्सप्लोर करते हैं ना, जिनको आदत है डिस्कवरी करने की, एक्सप्लोर करने की, देखने की, तो ऐसे ही एक स्पेनिश एक्सप्लोरर थे। जब उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिस्कवर करा अमेजन रिवर को, जब उन्हें मिला अमेजन रिवर, दे वर अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स वेयरिंग हेड गियर्स एंड ग्रास कट्स। अब जो लोकल ट्राइब है ना, लोकल जो ट्राइब थी, उनके जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, उन्होंने क्या करा, उनको इन पर अटैक करा है ना, उन्होंने इन पर क्या कर दिया, इन पर अटैक कर दिया। वो ग्रुप ऑफ पीपल ने क्या करा, इन पर अटैक कर दिया। जो लोकल ट्राइब थी उन्होंने स्पेनिश एक्सप्लोरर पर अटैक करा। वो क्या पहने थे, सर में मुकुट जैसा ऐसे पहने थे और घास की स्कर्ट पहने हुए थे। These people reminded them of the fierce tribes of women warriors known in ancient Roman Empire as the Amazons. अब जब उन्होंने इन लोगों को देखा कि अरे बाप रे, ये तो हम पे अटैक करें, बड़े ही खतरनाक लोग हैं, तो these people reminded them, इन people ने उनको रिमाइंड कराया किसके बारे में, एक ट्राइब थी पुरानी टाइम की, एंशियंट रोमन में, रोमन एम्पायर के टाइम पे एक ट्राइब हुआ करती थी, जनजाति हुआ करती थी, जिनको अमेजन कहते थे, है ना। वुमेन वॉरियर्स की ट्राइब होती थी, जो वुमेन वॉरियर्स थी उनकी ट्राइब थी, जो बहुत ही खतरनाक थी, जिनको अमेजन कहा जाता था। कहाँ थी, रोमन एम्पायर, एंशिएंट रोमन एम्पायर के टाइम पे। तो उनको वही देखकर याद आया, तो इसीलिए उन्होंने क्या नाम दे दिया, हेंस द नेम अमेजन। इसीलिए उन्होंने क्या नाम दे दिया, जो स्पेनिश एक्सप्लोरर थे उस रिवर को क्या नाम दे दिया, अमेजन, है ना। उन्होंने क्या मिली, उनको अमेजन रिवर जब मिली तो उनको इस ट्राइब ने अटैक कर दिया। तो ऐसे ही इन ट्राइब को देख के उनको वो रोमन एम्पायर की वो वुमेन ट्राइब याद आ गई कि अरे बाप रे, वो खतरनाक जो ट्राइब थी जिसका नाम अमेजन था, तो इसलिए वो रिवर का नाम क्या रख दिया, अमेजन, ठीक है। अब जिसने जो ढूंढा वो नाम तो दे गई, है ना। चलो, क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा क्या रहता है भाई, लाइफ इन द अमेजन बेसिन में। As you know, the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year. जैसे कि हमने देखा, जो अमेजन बेसिन है वो स्ट्रेच कहाँ से कहाँ फैलता है भाई, इक्वेटर रीजन में, है ना। इक्वेटर के जस्ट नीचे ही हमें मिलेगा वहाँ पे, है ना, इक्वेटर के आसपास ही। एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जैसे अगर यहाँ देख लूँ, यहाँ पे मैं बना लूँ, आराम से अच्छे से देखते हैं, इस रीजन में हमने देखा था ना, मैंने बताया था भी आपको, ये इक्वेटर की, ये क्या है, इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ऐसे नॉर्थ अमेरिका में, तो किसके पास वाला एरिया है भाई, ठीक है ना, ये इक्वेटर के पास का ही है। अब इक्वेटर के पास वाला एरिया, ये रीजन इक्वेटर के पास वाला है, यानी कैसा रहेगा, हॉट रहेगा, क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है यहाँ पे, सन की रेज बिल्कुल वर्टिकली सीधे यहाँ पे आती है ना। तो क्या बोल रहे हैं, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं हम, तो क्लाइमेट के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है। As you now know, the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate. यहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है, गर्म क्लाइमेट रहता है और वेट, है ना, थ्रू आउट द ईयर, मतलब यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे गीला से बारिश होती रहेगी और गर्म क्लाइमेट रहेगा। Both day and night are almost equally hot and humid. The skin feels sticky. दोनों ही, चाहे हम बात करें डे की और नाइट की, यहाँ पे इक्वली क्या रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, उमस बराबर रहती है, यहाँ पे क्या रहती है, उमस बराबर रहती है, और स्किन जो है स्टिकी, चिप फील करती रहती है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। और यहाँ पे क्या होता है, रेन,
ऑलमोस्ट हर दिन जो है बारिश यहाँ पे होती ही रहती है, और ऐसी कोई वार्निंग भी नहीं। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर वो हम देख रहे हैं क्लाइमेट, तो क्लाइमेट कैसा रहता है यहाँ पे, क्लाइमेट रहता है हॉट एंड वेट। ह्यूमिडिटी जो चिपचिपाहट है, नमी है, वो दिन रात बराबर ही रहती है, तो स्किन कैसी लगेगी, स्टिकी, इस तरीके से, ठीक है। साथ में यहाँ पे ऑलमोस्ट जो रेन है ऑलमोस्ट होती ही रहती है हर दिन। द डे टेम्परेचर्स आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी, जो दिन का तापमान है, जो दिन में टेम्परेचर रहता है वो हाई रहता है, और ह्यूमिडिटी भी कैसी रहती है, हाई रहती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। अब जो नाइट में जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी है वो कैसी रहती है, वो हाई रहती है, ज़्यादा ही रहती है, ठीक है। ये क्या है, देखो ये बता रहे हैं ना कैसे अमेजन रिवर यहाँ से ये बह रही है अमेजन रिवर, और ये एरिया ये लिखा ब्राज़ील, बोल्विया, पेरू, जो हमने नाम देखे थे, कोलंबिया, वेनेजुएला, इस तरीके से यहाँ पे, और ये अमेजन रेन फॉरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बहुत प्यारा सा 3D टाइप का इमेज दी है, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लाइमेट के बारे में देखा हमने, आया समझ में कैसा रहता है क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई रहता है, वेट रहता है, और ह्यूमिडिटी रहती है। ह्यूमिडिटी चाहे दिन हो या रात हो बराबर अच्छी हाई ह्यूमिडिटी ही रहती है। स्किन कैसी रहेगी, ह्यूमिडिटी में स्टिकी है ना, चिपचिपी टाइप की स्किन रहती है। क्लियर, चल रेन फॉरेस्ट। अब रेन फॉरेस्ट का देखते हैं। एज इट रेन्स हेविली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो। एज यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो है इस रीजन में अच्छी खासी बारिश होती है। अब जिस एरिया में अच्छी खासी बारिश होगी, ये क्या है, हमारा रेन फॉरेस्ट है। कितना सुंदर, कितना प्यारा, अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है, देखो मज़ा आ रही है। अगर सोचो कि आप यहाँ पे फंस जाओ तो फिर क्या होगा। तो ये जो रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे क्या होती रहती है, बारिश होती रहती है। अब बारिश होती है तो जो पेड़ हैं वो कैसे रहते हैं, अच्छे थिक फॉरेस्ट ग्रो करते हैं यहाँ पे, है ना, घने घने जंगल रहेंगे। The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. अब जो फॉरेस्ट है इतने ज़्यादा घने होते हैं, मतलब आप देख रहे हो कि नीचे कुछ ज़मीन दिख ही नहीं रही, पूरा पेड़ ही पेड़ है, आपको ऐसा लग ही नहीं रहा कि नीचे कुछ है, ऐसा लग रहा है यही ज़मीन है। इतने घने होते हैं कि जो सन की लाइट है ना, जो सनलाइट है ग्राउंड में ऐसे पास ही नहीं हो पाती। मतलब हमें जैसे यहाँ पे सन की लाइट दिख रही है कि भाई हाँ, लेकिन यहाँ पे अंदर इन पेड़ों के अंदर ऐसे सन की लाइट पहुँच ही नहीं पाती। क्यों, क्योंकि ऊपर जो ऐसे रूफ बन जाती है ना, कितनी घनी हो जाती है, डेंस, थिक बिल्कुल। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, और जो ग्राउंड है, जो ज़मीन है, कैसी रहेगी, बिल्कुल अंधेरा, डैम्प इस टाइप की। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर। अब यहाँ की जो वेजिटेशन है कैसी है ना, कैसी वेजिटेशन है, जो मतलब ऐसा है जिनको लाइट की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती, सनलाइट की, तो वही जो है ग्रो कर पाती, इसी टाइप की वेजिटेशन यहाँ पे होती है। जैसे ऑर्चिड, ब्रोमेलियड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट। ब्रोमेलियड्स क्या है, आर स्पेशल प्लांट दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। ब्रोमेलियड्स क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के जो प्लांट्स होते हैं जो स्टोर करते हैं वाटर अपनी लीव्स में। जो क्या स्टोर करते हैं, इनकी लीव्स में वाटर रहेंगे ना, इनकी पत्तियों में से वाटर रहेंगे। एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स यूज दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। अब जो एनिमल्स कौन से, जैसे फ्रॉग हो गए, मेंढक, क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इन पॉकेट्स को, है ना, वाटर की, मतलब इनको पॉकेट को यूज़ करेंगे वाटर की, और उसमें अंडे वगैरह देते हैं, ठीक है। चल, द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना। रेन फॉरेस्ट में क्या है, खूब सारे फौना भी मिलते हैं। फौना क्या होते हैं, कमेंट में मुझे जल्दी बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फौना। फौना से आप क्या समझते हो, क्या होते हैं फौना, एनिमल लाइफ, है ना, एनिमल लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, है ना, एनिमल लाइफ मतलब जो एनिमल्स रहते हैं, है ना, इस पर्टिकुलर रीजन में। एनिमल में हम कह सकते हैं जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो भी फौना। Birds such as toucans, hummingbirds, macaw with their brilliantly colored plumage. अब यहाँ पे क्या रहेगा, कौन से मिलते हैं हमें बर्ड्स, जैसे मिल गए टोकन्स, है ना, टोकन्स, हमिंग बर्ड्स मिल गई, आवाज़ करती रहती, जो मकाओ हो गए, और बहुत ही प्यारे प्यारे कलर अच्छे उसके साथ। ओवर साइज बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। कैसे रहते हैं, अच्छे बड़े बड़े, है ना, अच्छे बड़े बड़े से रहते हैं ऐसे ईटिंग के लिए। और ये जो इंडिया की बर्ड है, जो इंडिया में कॉमनली हम बर्ड देखते हैं, उनसे काफ़ी ही अलग दिखते हैं ये। दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट। ये जो बर्ड्स हैं, ये जो चिड़ियाएँ हैं, है ना, फॉरेस्ट में क्या करती रहती है, अमेजन रेन फॉरेस्ट में अच्छे जो आवाज़ निकालती रहेंगी, है ना, लाउड साउंड्स निकालती रहेंगी।
एनिमल्स लाइक मंकीज, स्लोथ एंड आंट ईटिंग टापिड्स आर फाउंड हेयर। एनिमल्स कौन से यहाँ पे देखने को मिलते हैं? एनिमल्स हमें मिलेंगे जैसे बंदर मिल गए, मंकी मिल गए, स्लोथ मिल गए, है ना, आंट ईटिंग टापिड्स, ये सब यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। Various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles. रेप्टाइल्स की भी बहुत सारी स्पीशीज़, वेराइटी ऑफ स्पीशीज़, है ना, और स्नेक्स की, ये भी हमें देखने को मिलती है। क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन्स अबाउंड। यहाँ पे और भी जो वेराइटी हम कह रहे हैं ना, अलग अलग जो स्पीशीज़ बहुत सारी देखने को मिल रही है। क्या मिल रही है? रेप्टाइल्स में स्नेक भी है ना, और क्रोकोडाइल है, पाइथन्स, ये सब। क्लियर? चलो। The rainforest is rich in fauna, birds such as toucans, hummingbirds, macaw with their brilliantly colored plumage। अच्छा, ये वही है, उसी के बारे में है। यहाँ पे देख लेते हैं जब तक, ये तो ठीक है बता रहे हैं। ये देखो, ये जो है ना इमेज, कौन सा बर्ड है? टोकन, टोकन है। और ये तापिर जो आंट ईटिंग है ना, आंट वगैरह खाते हैं। ये देखो कैसे दिख रहे हैं ना, पिग जैसे दिख रहे हैं। ये देखो, क्लियर हुआ? चलो। एनाकोंडा एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीशीज। और यहाँ पे कौन सी स्पीशीज? ये देखो, ये खतरनाक देख के डर लग रहा है। एनाकोंडा एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, ये क्या है? ये स्पीशीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। बिसाइड्स द बेसिन इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट। साथ में ये जो बेसिन में बहुत सारी स्पीशीज इंसेक्ट की, ये भी देखने को हमें मिलती है। सेवरल स्पीशीज ऑफ फिशेज इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिराना फिश इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर। और क्या मिलता है? बहुत सी स्पीशीज, किसकी? जो है फिश की, है ना, मछलियों की भी बहुत वैरायटी ऑफ स्पीशीज हमें देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिराना, है ना, जो ऐसी मछली जो क्या खाती है? मांस खाती है। फ्लैश ईटिंग जो फिश है, ये भी हमें इस रिवर में देखने को मिलती है। The basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found there। इसीलिए जो बेसिन है, ऑब्वियसली यहाँ पे खूब सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती है, नो डाउट। हमने कितने सारे एनिमल्स, कितने सारे बर्ड्स, है ना, कितने सारे इंसेक्ट की स्पीशीज़ की हम बात करें, है ना, ये सब देखने को मिलता है। क्लियर? चलो। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। अब रेन फॉरेस्ट के पीपल के बारे में। People grow most of their food in a small area after clearing some trees in the forest। जो people हैं, जो लोग हैं यहाँ के, क्या करते हैं? ग्रो करते हैं अपना खाना, अपना फूड, है ना, इन स्मॉल एरिया आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। क्या करेंगे? पेड़ों, जो मतलब पेड़ हैं, जो फॉरेस्ट है, उनके कुछ पेड़ों को क्या करेंगे? कुछ प्लॉट ऑफ लैंड, छोटा सा हिस्सा लेंगे ज़मीन का, है ना, उसमें क्या करेंगे? जितने भी पेड़ हैं, घास वगैरह, उसको क्या कर देंगे? काट देंगे। काटने के बाद क्या कर देंगे? उसको जला देते हैं। जलाने के बाद फिर वहाँ पे क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो ऐसे ये लोग का काम होता है, ठीक है, जिसको हम स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन भी कहते हैं, फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब While men hunt and fish along the river, women take care of the crops। अब जो men है, आदमी लोग क्या काम करते हैं? हंटिंग का काम करते हैं, शिकार करने का काम करेंगे, फिशिंग का काम करेंगे, मछली पकड़ने का काम करेंगे, है ना, नदियों के पास। और वुमेन क्या करती है? वुमेन भाई क्रॉप्स का ध्यान रखती है, मतलब वुमेन फार्मिंग करती हैं। दे मेनली ग्रो टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। मेनली क्या ग्रो करते हैं? टैपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो को ये लोग ग्रो करते हैं मेनली। As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow। वैसे तो जो hunting और fishing है वो क्या है? Obviously uncertain है ना। अनसर्टेन मतलब आज शिकार मिल गया, ठीक है, कल का क्या भरोसा? चलो परसों मिल गया, परसों नरसों ना मिला, क्या भरोसा? वही है ना, आज है कल नहीं, क्या भरोसा? ऐसे फिश का भी आज है कल नहीं, क्या भरोसा? तो जो मेन ईटिंग है, जो खाने पीने का, वो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? वुमेन्स के पास रहती है। वो क्या करती हैं? क्योंकि जो वेजिटेबल्स वो ग्रो करती हैं वही रोज़ खाते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि सब्जी तो मिल ही जाएगी, है ना। शिकार आज करने को मिला तो ठीक, क्या पता कल मिले ना मिले, पर सब्जी तो क्या है? रोज़ मिल ही जाएगी, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। चलो, तो हमने क्या देखा? हंटिंग और फिशिंग मेन करते हैं और क्रॉप वगैरह का वुमेन देखती। चलो, दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये कौन सा एग्रीकल्चर करते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, है ना। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वही जो अभी मैंने बताया आपको कि जो छोटा लैंड का हिस्सा लिया, उसके जो पेड़ वगैरह बुशे से काटे और उसके बाद क्या कर दिया? जला दिया। जलाने के बाद क्या होगा? जो ऐश है, जो राख हो जाती है, उसमें पोटैश होता है, वो बहुत बढ़िया रहता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स देता है, तो वो करा।
उसके बाद क्या कर दिया, वहाँ पे बढ़िया क्रॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, फसल वगैरह उगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसा करने के बाद कुछ टाइम बाद जो लैंड है खराब हो जाता है, धीरे धीरे सॉइल फर्टिलिटी लूज कर जाती है, न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर दूसरे जो लैंड पर शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पर भी सेम प्रोसेस, पेड़ों को काटते हैं, जलाते हैं एंड ऑल, ठीक है। तब तक क्या होता है, इन द मीनवाइल ये जो ओल्ड प्लॉट है जिस पर पहले इन्होंने काम करा था, है ना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, धीरे धीरे फिर वहाँ पे ग्रीनरी आती है ना, जो है थोड़ा सा सॉइल अच्छी होती है, सॉइल की फर्टिलिटी वापस आती है, मतलब दोबारा से ठीक होती है वो ज़मीन, ठीक है। और ये जो स्लैश एंड बर्न है किस जगह पे हो पाता है, उन्हीं जगहों पे हो पाता है जहाँ पे अच्छी बढ़िया बारिश और अच्छे घने घने पेड़ होते हैं, है ना, वेजिटेशन बहुत फास्ट जहाँ पे होती है, तो वहीं पर ही ये की जाती है। अब जहाँ पे पेड़ ही बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं, बारिश भी कम हो रही है, तो वहाँ पे अगर जला देंगे जंगल पेड़ों को, है ना, कुछ हिस्सा जला देंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, है ना, दिक्कत हो जाएगी ना, फिर वो ग्रो होने में सोचो कितना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए की भी ऐसी जगह जाती है जहाँ पे ऐसा टेंशन नहीं है, फिर से ग्रो हो जाएगा। द स्टेपल फूड इज मैन्योक, जो स्टेपल फूड है जो खाया जाता है मेनली यहाँ पे कौन सा है, मैन्योक, ऑल्सो नोन एज कसावा दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कसावा, जो कहाँ ग्रो करता है, जो ग्रो करता है अंडर द ग्राउंड, अंडरग्राउंड जो ग्रो करता है, जैसे पोटैटो आलू लगता है ना, उसी तरीके से भी अंडरग्राउंड जमीनों के अंदर लगता है कसावा, ठीक है। दे ऑल्सो ईट क्वीन आंट्स एंड एग सेक्स, और ये क्या खाते हैं भाई, क्वीन आंट्स भी खाते हैं और एग सेक्स। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, मेज एंड कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन, कैश क्रॉप्स भी यहाँ पे ग्रो की जाती, कौन सी होगी, जैसे कॉफ़ी हो गई, मेज हो गई, कोकोआ, ये भी यहाँ पे ग्रो किया जाता है। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फूड फॉर दी हाउसेज, रेन फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करते हैं, खूब सारी लकड़ी भी प्रोवाइड करते हैं घर के लिए। लकड़ी, अब घर वगैरह बनाने के लिए लकड़ी सही रहती है ना, लकड़ी बढ़िया मिल जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि भाई थिक फॉरेस्ट रहते हैं, घने घने जंगल रहेंगे, खूब पेड़ रहेंगे, तो लकड़ी भी अवेलेबल हो जाती है बढ़िया से। सम फैमिलीज लिव इन थैच्ड हाउसेज शेप्ड लाइक beehives, कुछ जो फैमिलीज है कैसे, ऐसे थैच हाउस इस तरीके से ऐसे रहते हैं ना, beehives जैसे, ऐसे जो मधुमक्खी के छत्ते ऐसे बने रहते हैं उसमें रहते हैं। There are other large apartments like houses called Maloka with the steeply slanting roof, और कुछ जो घर हैं बड़े बड़े अपार्टमेंट है ना, ऐसे घर जिनको क्या बोल रहे हैं, मलोका with a steeply slanting roof। अब जिन घरों की छत कैसी रहेगी, ऐसी तिरछी, है ना, इस तरीके से तिरछी टाइप की ऐसी छत रहेगी तो उसमें, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के भी घर हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या देखा, कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, स्लैश एंड बर्न। मेन जो फार्मिंग का काम कौन संभालती हैं, औरतें संभालती हैं। जो मेन है वो हंटिंग और फिशिंग वगैरह पे फोकस करते हैं, ठीक है। साथ में हमने देखा खाने पीने का इनका क्या है, तो मेन स्टेपल फूड जो हम कहेंगे वो क्या है, मैन्योक है, ठीक है। और रेन फॉरेस्ट से इनको बढ़िया से वुड भी मिल जाता है, तो घर वगैरह बनाने के लिए भी बढ़िया है। साथ में कैश क्रॉप्स को भी ग्रो करते हैं, मेज, कॉफी, कोको एंड ऑल। क्लियर, चलो। डू यू नो, भाई क्या नो करवा रहे हैं, जरा देखें, स्लैश एंड बर्न के बारे में ही कह रहे हैं, जो अभी मैंने बताया भी था आपको। इज अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेस। ये वे है, तरीका है जो क्या करता है, लैंड को कल्टीवेट करते हैं, इसमें मतलब फार्मिंग यहाँ पे की जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है, जहाँ पे फार्मर क्या करते हैं, स्मॉल पीस ऑफ लैंड उसको क्या करेंगे, स्लैश करेंगे, कट करेंगे ट्रीज़ को और बुशेस को, है ना, ट्रीज़ को क्या करेंगे और बुशेस को, घास पेड़ जो मैंने बताया था उनको काटेंगे, फिर उनको क्या कर देंगे, जला देंगे। दीज आर देन बर्न, उसके बाद इन्हें जलाया जाता है। विच रिलीज द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल, जो मिट्टी में क्या रिलीज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं ना, जो मिट्टी में क्या रिलीज करेंगे, न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं। नाउ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस क्लियर फील्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स, बाद में जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें यहाँ पे ग्रो की जाती है जो क्लियर फील्ड में, कुछ सालों के लिए यहाँ पे खूब बढ़िया फसलें उगाई जाएंगी, है ना। फील्ड खाली कर दी, जो ऐश है, जो राख हुई, जो जलाने के बाद लकड़ी वकड़ी, जो ट्रीज़ को जलाने के बाद उससे न्यूट्रिएंट्स आया सॉइल में, अब वहाँ पे फार्मिंग करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, कुछ साल ऐसे चलेगा। आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड द सॉइल लूजेस इट्स न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होगा, रिपीटेडली आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, है ना, ज़मीन को यूज़ कर रहे हो खेती बाड़ी के लिए भी, तो ज़मीन क्या थोड़ा तो उसकी क्वालिटी तो डिग्रेड होगी, ख़राब होगी कि नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसकी फर्टिलिटी वो कम होगी कि नहीं होगी। सो इट इज़ अबैंडन, फिर क्या करना पड़ता है, इसको खाली छोड़ देना पड़ता है, खाली छोड़ देते। देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट। अब ये क्या करते हैं, जो अनदर प्लॉट है लैंड का उसको क्या करते हैं,
उसको सिलेक्ट करते हैं ना, उसको क्लियर करेंगे। मतलब अब जो जिसको खाली छोड़ दिया, जो पहले का था उसको खाली छोड़ दिया कि भाई ठीक है तू थक गया है, तेरी भी हालत डाउन चल रही, तुझे दोबारा से हम रिगेन होने का टाइम देते, ठीक होने का टाइम देते, तब तक हम दूसरी जगह सेम प्रोसेस स्लैश एंड बर्न, काटो जलाओ वाली काम करते हैं, ठीक है। तो दूसरी जगह सेम प्रोसेस वो अपनाते हैं। इन द मीन टाइम जब तक जो ट्रीज है ना उस फील्ड में, ओल्ड फील्ड में ग्रो होते रहेंगे। इन दिस वे सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड। इस तरीके से जो सॉइल की फर्टिलिटी वो रिस्टोर हो जाती है। पीपल कैन देन रिटर्न टू इट, और पीपल क्या कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, है ना, यूज कर सकते हैं उस लैंड को, और कल्टीवेशन फिर से, कल्टीवेटिंग दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चल, लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। जो लाइफ है, जो अमेजन बेसिन में लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं, धीरे धीरे क्या हो रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? अपने आप ही नहीं, कुछ तो रीजन होगा। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट could be reached only by navigating the river। पुराने टाइम की अगर हम बात करें, अगर हमें फॉरेस्ट में पहुंचना है ना, तो ये कैसे पॉसिबल था? रिवर के थ्रू, only by navigating the river। In 1970, the Trans-Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible। 1970 में जो Trans-Amazon Highway था, है ना, वो बना, और उसके थ्रू क्या हुआ, अब रेन फॉरेस्ट के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, एक्सेसिबल है आराम से। पहले जाना मुश्किल था, अब जा सकते हैं, यानी कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ। अब आप सोच रहे हो डेवलपमेंट का काम हुआ, यानी नेचर की चीज़ में कोई ना कोई छेड़छाड़ हुई, एक्टिविटी हुई, भले ही वो कुछ एक्सेस करने के लिए हुई कि भाई आप वहाँ जा सकते हो आपके अच्छे के लिए, है ना, हेल्प के लिए, लेकिन अब उसमें डेवलपमेंट होने वाली एक्टिविटीज हुई, जिसके कारण जो नेचर है जो वहाँ का, वो खराब होगा। एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का भी यूज़ होने लग गया। अब वहाँ पे जो है इनको यूज़ करके बढ़िया कहीं भी जैसे जाने लग गए, खूब प्लेसेस पे वहाँ पे जाने लग गए, रीच करने लगे, पहुँचने लग गए। The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continued to practice their distinctive way of farming। अब जो indigenous population है ना, जो मतलब वहाँ के लोग वहाँ के जो नेटिव रहने वाले लोग हैं उस एरिया के, है ना, उनको ना चाहते हुए भी अपनी जगह से क्या करना पड़ा, अपनी जगह से निकलना पड़ा, है ना, वहाँ से बाहर निकल के दूसरी जगह उन्हें सेटल होना पड़ा। वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग। जहाँ पर इन्होंने जो फार्मिंग वो करते थे, स्लैश एंड बर्न, या जिस तरीके की फार्मिंग वो अपनाते थे, जहाँ भी जाएंगे फार्मिंग उसी टाइप की कर रहे हैं वो। मतलब उनको पहले तो उनकी जगहों से हटना पड़ा, दूसरी जगह उनको जाना पड़ा, वो गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी फार्मिंग की, ठीक है। The developmental activities are leading to the gradual destruction of the biological diverse rainforest। अब ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है ना, ये जो विकास की जो एक्टिविटीज़ हो रही, जो मैंने बोला ना कि पहले जा नहीं पाते थे रेन फॉरेस्ट में, और अब देखो आराम से कोई भी कहीं भी जा सकता है, मतलब वहाँ पे ईजिली आप जा सकते हो, पहुंच सकते हो, ठीक है। तो यानी ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही है आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन। धीरे धीरे यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जो भी इतना डाइवर्स रेन फॉरेस्ट है हमारा, है ना, इतना बढ़िया जो रेन फॉरेस्ट है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है। It is estimated that a large area of rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin। ये एस्टिमेट करा गया, देखा जा रहा है कि कैसे धीरे धीरे जो रेन फॉरेस्ट का एरिया है ना, जो एरिया है रेन फॉरेस्ट का, धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है ना, अमेजन बेसिन में। मतलब अमेजन बेसिन में रेन फॉरेस्ट, अब जो जंगल वाला एरिया, जो पेड़ पौधे, जो नेचर की चीज़ें, जो नेचुरल चीज़ें हैं, पेड़ पौधे की जो हम बात करें, धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है, साल दर साल गायब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के कारण हर चीज़ डिस्ट्रक्ट हो रही है। वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स, वहाँ पे रहने वाले जो फ्लोरा है ना, वहाँ पे जो है फौना, वो सब धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं, है ना। You can see that this destruction of forest has a much wider implication। The topsoil is washed away as the rains fall and the lush forest turns into a barren landscape। अब ये जो डिस्ट्रक्शन है बहुत ज़्यादा, इसके परिणाम भी खतरनाक हो रहे हैं। जो टॉप सॉइल है वो क्या हो जा रही है, बारिश होती रहती है, जो ऊपर की मिट्टी धीरे धीरे बह जा रही है ना, बहती जा रही है। और जो लश ग्रीन, अच्छा खासा जो फॉरेस्ट है, घना जंगल, वो भी धीरे धीरे लैंडस्केप, बैरन लैंडस्केप, मतलब बंजर ज़मीन पे कन्वर्ट हो रहा है। देखो पहले बढ़िया ऐसा था, धीरे धीरे कैसे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये देखो, फिर ऐसा, उसके बाद क्या हो गया, बिल्कुल ही खाली ऐसा, है ना। अब क्या बचा, यहाँ पे कुछ ही पेड़ बचे। यहाँ पे पहले कितना अच्छा हरियाली, धीरे धीरे फिर इतने ही बचे, फिर उतना। तो धीरे धीरे ज़मीन क्या हो रही, खाली होती जा रही है ना। जो मतलब फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है ना। पेड़ पौधे, उसके अंदर के फ्लोरा फौना, उनकी लाइफ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे, है ना।
दिक्कत नहीं हो जाएगी। तभी हम बोलते ना कि अरे जानवर घूस शहरों में आ गए, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके घरों पे आप अपना घर बनाओगे तो वो तो आपके घरों में आएंगे ही, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। ठीक है, चलो। लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अब गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में कैसे क्या लाइफ होती है जरा उसको देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ट्रिब्यूटरी, किसकी ट्रिब्यूटरी? गंगा और ब्रह्मपुत्रा के जो ट्रिब्यूटरी है ये सब मिलके, यानी जो इनकी साथ की छोटी छोटी जो स्ट्रीम से जो नदियां हैं ये क्या मिलके बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कहाँ पर? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये देखो, ये पूरा, ये देखो कौन सी रिवर दिख रही है? यहाँ पे हमें गंगा दिख रही है, ये गंगा रिवर है, फिर यहाँ पे है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये क्या है? ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब अभी तक हम साउथ अमेरिका का देख रहे थे, अमेजन बेसिन। लाइफ इन अमेजन बेसिन में देखा पीपल क्या काम करते हैं वहाँ पे, कैसे क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, क्या उनका ऑक्यूपेशन मेन जो काम वो करते हैं। ठीक है, क्या खाते पीते हैं, जानवरों के बारे में देखा, एनिमल्स जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, अलग अलग स्पीशीज़ के बारे में जाना। उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे कैसे ये खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, नाउ अब आ गए हम गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन पे आने। अब हम इंडिया आ गए साउथ अमेरिका से। ओके, द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये कहाँ मिलेगा हमें? मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये आपको दोनों जगह नॉर्थ ही नॉर्थ दिख रहा है ना, क्योंकि इंडिया हमारा नॉर्दर्न, जो इक्वेटर है इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है हमारे अर्थ को, उसके ऊपर वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें हमारा एशिया जो है, एशिया के अंदर इंडिया है वो मिलता है। ठीक है, तो ये कहाँ रहेगा? सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन मतलब आप ऐसे देख सकते हो इस तरीके से, ये बना लिया है ना, इक्वेटर है तो ये वाला, ये पहले 10 डिग्री नॉर्थ, फिर ये 30 डिग्री नॉर्थ है ना, ये 10 डिग्री नॉर्थ, फिर ये 30 डिग्री नॉर्थ, ये डिग्री है तो ये वाला समझ लो सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक द घाघरा, द सोन, द चंबल, द गंडक, द कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा ड्रेन इट। यहाँ पे कौन सी नदियाँ बहती है? यहाँ पे गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी है ना, और ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज सब यहाँ पे बहती है ना, यहाँ पे सब वो बहती हैं। जो दिख रही है ना छोटी छोटी नदियाँ, ये ट्रिब्यूटरी जा रही हैं ऐसे, ये देखो। क्लियर? चलो, किसका देख रहे हैं हम? गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का, जो कहाँ मिलता है हमें? सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है। यानी हमारे जो चैप्टर में ना ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन, तो ट्रॉपिकल रीजन अमेजन बेसिन से जहाँ पे वो है, और सब ट्रॉपिकल रीजन में कौन सा है? हमारा गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है। ठीक है, आगे बढ़े। लुक एट द एटलस एंड फाइंड नेम ऑफ सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। आपको क्या करना है? एटलस को देखना। आप एटलस में आप फाइंड आउट करना कुछ ट्रिब्यूटरीज, किसकी? रिवर ब्रह्मपुत्रा की, ब्रह्मपुत्रा नदी की ट्रिब्यूटरीज आप फाइंड करना एटलस में, है ना। ब्रह्मपुत्रा की जो ट्रिब्यूटरी है वो तो ठीक है, चलो एटलस क्या होता है पहले तो ये बताओ, है ना। एटलस क्या होता है पहले तो ये बताओ। एटलस होता है कलेक्शन ऑफ मैप्स, ऐसी बुक होती है जिस पर मैप्स का कलेक्शन होता है, खूब सारे मैप्स होते हैं जिसमें। The plains of the Ganga and the Brahmaputra, the mountains and the foothills of the Himalayas and the Sundarbans Delta are the main features of this basin. इस बेसिन में क्या क्या खास खास चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, क्या खास फीचर्स है इस बेसिन के? तो यहाँ पे प्लेन ऑफ गंगा, पहले तो प्लेन एरिया भी यहाँ मिलेगा, फ्लैट लैंड जो हम बोलते हैं, फिर ब्रह्मपुत्रा का भी माउंटेन एरिया भी मिलेगा, फिर हिमालय का फुट हिल्स, सुंदरबन डेल्टा भी हमें यहाँ मिलेगा, और जो है मेन फीचर, ये सब क्या है इस बेसिन के मेन फीचर्स हैं। मतलब प्लेन एरिया, माउंटेन वाला एरिया है ना, डेल्टा रीजन, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में क्या है, कौन सी लेक जो यहाँ पे मिलेगी हमें? डॉट, मतलब यहाँ पे ऑक्सबो लेक। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट, ये जो एरिया है यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट कैसा रहता है? मानसून क्लाइमेट। जैसे हमने अमेजन रेन फॉरेस्ट का देखा था कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है, अमेजन बेसिन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्लाइमेट हमने देखा था हॉट एंड वेट क्लाइमेट, है ना, गर्म और बिल्कुल गीला गीला, क्योंकि बारिश होती रहती है ऑलमोस्ट एवरीडे, साथ में बिल्कुल ह्यूमिडिटी भी लगभग हाई रहती है, वहाँ ये क्लाइमेट देखा था। अगर हम बात करें हमारे गंगा पुत्र जो है ब्रह्मपुत्र बेसिन की, तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहेगा? मॉनसून क्लाइमेट।
द मानसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर। जो मानसून है भाई बारिश लेकर आता है, बारिश मिड जून से लेके मिड सेप्टेम्बर तक यहाँ पे बारिश होती है। द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स कूल। समर क्या रहेंगे भाई, गर्मी भाई गर्म रहेगा, और विंटर्स भाई ठंडा रहेगा, है ना। मतलब गर्मियों में गर्मी, ठंडियों में ठंडी यहाँ पे रहती है। ये क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। कौन सी नदी है, देख लो भाई, ब्रह्मपुत्र रिवर है। क्लियर, चलो। तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है मॉनसून क्लाइमेट है, यानी रेनफॉल बढ़िया होती है। और रेनफॉल भी कब से कब तक, जून से, मतलब मिड जून से शुरू हो जाती, 15-16 ऐसे जून से स्टार्ट हो जाएगी, और मिड सेप्टेम्बर, है ना, यानी 15-16 सेप्टेम्बर तक चलती रहती, ठीक है। चलो, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज। आपको क्या करना है, इंडिया के मैप में देखना आप, और फाइंड आउट करना वो स्टेट जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन मिलती। मतलब ये जो जगह है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, है ना, तो ये स्टेट्स कौन से यहाँ पे आएंगे वो आपको बताना है। द बेसिन एरिया हैज़ वेराइड टोपोग्राफी। जो बेसिन एरिया है, जो बेसिन का एरिया है, वहाँ की जो टोपोग्राफी है ना, वो बहुत ही वेराइटी की है। द इन्वायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पॉपुलेशन कैसे कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। मतलब होता है ना, हम क्या देख के जाते हैं कि भाई अरे यहाँ ठंडा इलाका है तो यहाँ ज़्यादा नहीं रहेंगे, ऐसा जगह रहेंगे जहाँ थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर, ऐसे ही लगता है ना हमें। तो ऐसे ही जो इन्वायरमेंट है, अगर पर्यावरण की बात करें तो ये बड़ा ही मेजर रोल प्ले करता है कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ पे हमें जनता बहुत दिखेगी तो दूसरी जगह जनता इतनी नहीं दिखेगी, इस तरीके से। द माउंटेन एरिया विथ स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन। अब जो माउंटेन एरिया है ना, कैसा एरिया, जो माउंटेन एरिया, पहाड़ी वाला एरिया जिसमें स्टीप स्लोप्स है ना, ऐसे खड़ी चोटी वाला, ऐसा वाला एरिया, तो ये कैसा रहेगा, यहाँ पे मतलब इनहॉस्पिटेबल टेरेन, मतलब यहाँ पे ज़्यादा रहने लायक सही नहीं, क्योंकि अगर ऐसे खड़े खड़े से पहाड़ रहेंगे तो कभी भी लैंडस्लाइड का डर और भी दिक्कत हो सकती है। लोग तभी तो प्लेन एरिया में ज़्यादा रहते हैं जितना माउंटेन एरिया में नहीं रहते। Therefore, less number of people live in mountain area of the गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसीलिए बहुत ही कम जो है नंबरिंग हमें लोगों की यहाँ पे रहते हुए देखने को मिलेगी, है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में अगर हम माउंटेन एरिया की बात करें तो यहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा जनता जनार्दन रहते हुए दिखने को नहीं मिलती है। क्लियर, चलो लेट्स डू। क्या करने के लिए बोल रहे हैं भाई हमें, रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस, फाइंड द अदर नेम्स ऑफ द रिवर। जो रिवर ब्रह्मपुत्र है इसको क्या बोलते हैं, अलग अलग नेम से बुलाया जाता है। मतलब अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेसेस पे ब्रह्मपुत्र रिवर को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, नाम लिया जाता है। फाइंड दी अदर नेम्स ऑफ द रिवर। आपको रिवर के ऐसे अदर नेम्स बताने हैं कुछ, अगर आपको पता हो। ग्लॉसरी, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये तो आपको बताना है, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ढूंढ कर लाइए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी, इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। मतलब आपके 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जितने लोग रह रहे हैं उनके नंबर कितनी हो सकता है, 800 रह रहे हो, उसी एरिया में 1000 रह रहे हो, या 1 स्क्वायर किलोमीटर के आपके एरिया में कोई जो है 1500 लोग रह रहे हो, या कहीं 50 लोग रह रहे हो, तो वो ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब है द नंबर ऑफ पर्सन जो रहते हैं इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, है ना, 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं उनकी नंबरिंग। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज 189। जो पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तराखंड की कैसी है, कितनी है, 189 है। वाइल जो डेंसिटी है वेस्ट बंगाल की वो कितनी है, 1029, और बिहार की कितनी है, 1102। ठीक है, समझ में आया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो डेंसिटी है कैसी है, 189 सिर्फ रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ पे अगर वेस्ट बंगाल में 1029 और बिहार में तो और ज़्यादा 1102, यानी यहाँ पे तो कितनी अच्छी खासी डेंसिटी है। ठीक है, चलो। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सूटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। देखो पहाड़ों में तो दिक्कत होती है भाई, लेकिन जो प्लेन एरिया है वहाँ पे सूटेबल फेवरेबल कंडीशंस रहती है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग रहना पसंद करते हैं। द सॉइल इज़ फर्टाइल, जो ज़मीन है, जो मिट्टी है वो कैसी रहती है, वो भी उपजाऊ रहती है, फर्टाइल रहती है। अब जब मिट्टी अच्छी है, मिट्टी क्वालिटी अच्छी, यानी एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन क्या होगा, मेन माना जाएगा। मतलब यहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी खासी होती होगी। So the agriculture is the main occupation of the people where flat land is available to grow crops। जहाँ पे flat land available रहते हैं crops को grow करने के लिए। The density of population of the plain is very high। The main crop is paddy। जो density है population plain की वो कैसी है, हाई है। मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे उत्तराखंड में हमने देखा था कि 1
स्क्वायर किलोमीटर की दूरी पे सिर्फ 189 लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे बिहार की बात करें तो 1102 समथिंग कुछ रह रहे हैं, तो यानी डेंसिटी ज़्यादा है। तो ऐसे अगर प्लेन एरिया की बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी डेंसिटी हमें देखने को मिलती है। मेन क्रॉप कौन सी है, जो मेन यहाँ पे क्रॉप फसल उगाई जाती है वो पैडी है। ये देखो पैडी कल्टीवेशन, पैडी क्रॉप लगा रहे हैं, पैडी क्रॉप का कल्टीवेशन हो रहा है। Since cultivation of paddy requires sufficient water, it is grown in the areas where the amount of rainfall is high. वैसे तो जो कल्टीवेशन है किसका, पैडी का, वो क्या उसको क्या चाहिए पड़ता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर उसको चाहिए पड़ता है, मतलब अच्छा खासा पानी उसको भाई चाहिए। तो इट इज़ ग्रोन इन द एरिया, ऐसे एरिया में ग्रो की जाती है वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ हाई, जहाँ पे जो रेनफॉल है वो क्या होती है, अच्छी खासी होती है ना। जहाँ रेनफॉल बढ़िया है तो पैडी क्रॉप के लिए सूटेबल कंडीशन रहती है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो कंडीशन एनवायरनमेंट है क्या करता है, हैबिटेशन पर इम्पैक्ट डालता है, अफेक्ट करता है। मतलब जहाँ पे खूब जो हमें माउंटेन एरिया की बात करें तो वहाँ पे कम लोग रहते हुए दिखेंगे। अगर हम बात करें कौन से एरिया की, प्लेन एरिया की, तो वहाँ पे अच्छी खासी जनता जनार्दन रहती है। यहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन है, मेन काम क्या होता है, प्लेन एरिया में एग्रीकल्चर करते हैं लोग। स्पेशली कौन सी क्रॉप ज़्यादा उगाई जाती है हमें यहाँ पे, मेन जो होती है वो पैडी क्रॉप होती है। क्यों, क्योंकि पैडी क्रॉप को अच्छा खासा पानी चाहिए होता है, और ये जगह पानी मतलब रेनफॉल के लिए बढ़िया है तो अच्छे से ग्रो हो जाती, फेवरेबल है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, अभी तक आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया, भाई फटाफट से लाइक कर दो जल्दी जल्दी से। अगर अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। कोई कंजूसी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, है ना, कोई भी कंजूसी किसी भी प्रकार की भाई सहेंगे नहीं। आप क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, क्लियर। चलो, ये देख लिया था हमने। चलो ओके, wheat, maize, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown. अब कौन सी जो अदर क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो की जाती, पैडी तो हमने देखी, साथ में कौन सी हो गई, वीट हो गई, मेज हो गई, शोरगुम हो गई, ग्राम, मिलेट्स, ये भी जो अदर क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती हैं। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। कैश क्रॉप्स भी यहाँ पे उगाई जाती। कैश क्रॉप्स कौन सी हो गई, शुगर केन और जूट। बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम एरिया ऑफ द प्लेन। इवन प्लेन एरिया में हमें क्या दिखता है, देखने को मिलता है, बनाना प्लांटेशन, है ना, बनाना प्लांटेशन देखने को मिलता है। इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम इज ग्रोन इन प्लांटेशन। अब वेस्ट बंगाल और आसाम में टी ग्रो की जाती है। यहाँ पे क्या मिलता है देखने को, टी मिलती है। मतलब बनाना प्लांटेशन प्लेन एरिया में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है हमें। और वेस्ट बंगाल और आसाम की बात करें तो यहाँ पे हमें टी, है ना, चाय। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क प्रोड्यूस किए जाता है किसके कल्टिवेशन के थ्रू, भाई सिल्क वॉर्म, है ना, जो रेशम के कीड़े हैं। इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड आसाम, बिहार और आसाम के कुछ हिस्सों में जो है सिल्क ये होता है, सिल्क का कल्टीवेशन, सिल्क वॉर्म का कल्टीवेशन होता है। और क्या प्रोड्यूस किया जाता है, सिल्क, रेशम। ये क्या है, टी गार्डन है। देखो आसाम में बढ़िया सा चाय का गार्डन है, चाय का बागान है ना आसाम का। चलो, in the mountain and hills where the slopes are gentle, crops are grown on terraces. अगर हम बात करें माउंटेन और हिल्स की, माउंटेन एरिया, पहाड़ी एरिया का, तो जहाँ पे स्लोप्स थोड़ी सी जेंटल होती है, सही होती है, तो वहाँ पे क्या करा जाता है, वहाँ पे टेरेस बना दिया जाता है। ऐसे सीढ़ी सी बना दी जाएगी और क्रॉप्स ग्रो की जाती है। मतलब थोड़े से ऐसे पहाड़ जो हैं, अब क्योंकि ऐसे रहेंगे तो खड़ी चोटी रहेगी, दिक्कत होगी, तो ऐसे पहाड़ों में क्या टेरेस जैसा बना देंगे, फ्लैट सर्फेसेस, तो जो है खेती बाड़ी के लिए बढ़िया रहता है, फार्मिंग के लिए सही रहता है। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। जो वेजिटेशन है ना, जो वेजिटेशन है इस एरिया का, है ना, वो कैसा रहता है, लैंडफॉर्म के टाइप के अकॉर्डिंग ही रहेगा। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्रीज ग्रो अलॉन्ग विथ टीक, साल एंड पीपल। अब अगर हम बात करें जो वेजिटेशन है इस एरिया का, वो लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंग रहेगा। लैंडफॉर्म की बात करें, जैसे अगर प्लेन की बात करें, लैंडफॉर्म क्या होगा, जैसे हमारे माउंटेन एरिया, प्लेट्यू रीजन, डेजर्ट की बात करते हैं या माउंटेन की बात करते हैं, तो वो सारे हमारे लैंडफॉर्म होते हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें प्लेन एरिया की, तो प्लेन रीजन की, तो यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन में कौन से जो ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं, डेसिडियस ट्री यहाँ पे ग्रो होते हैं। कौन से टीक हो गई, साल हो गई और पीपल। थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, जो है थिक, अच्छे जो है मोटे मोटे ऐसे बैम्बू हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो डेल्टा एरिया है, जो सुंदरबन डेल्टा की हम बात कर रहे हैं ना, ये किससे कवर्ड रहता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, है ना, जो जंगल है, मैंग्रोव जंगल है।
In parts of Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh, coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep. अगर हम बात करें उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में या सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में जो कॉनिफोरस ट्रीज़ हैं, जैसे कौन से पाइन हो गए, देवदार हो गए, फिर हो गए, कैन बी सीन बिकॉज यहाँ पे देखे जा सकते हैं क्योंकि जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और स्लोप्स कैसी होती हैं, स्लोप्स स्टीप होती हैं, मतलब जो चोटी हैं, जो ऐसे ना स्लोप्स ऐसे चोटी है वो ऐसे खड़ी ऐसी स्टीप जो रहती हैं ना स्लोप्स, तो यहाँ पे कौन से पेड़ दिखेंगे, वो जो कोन शेप के इस तरीके से होते हैं, देवदार, पाइन वगैरह. देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन. बेसिन में बहुत सारी जो है वेराइटी वाइल्ड लाइफ की है ना, वो भी देखने को हमें मिलती है. एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर एंड मंकीज आर कॉमन. यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, एलिफेंट्स हो गए, टाइगर, डियर और मंकी, ये बड़े ही कॉमन एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं. द वन हॉर्न राइनोसॉरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन. एक सिंग वाला है ना, एक सिंग वाला राइनोसॉर भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है. कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र प्लेन में. ये देखो आराम से देख लो, बढ़िया हर एंगल से उसको दिखा रहे हैं. देखो सामने से, साइड से, फिर थोड़ा पास से, सामने से, है ना, बिल्कुल कहीं से छोड़ा नहीं है, सारे एंगल से दिखाया जा रहा है आपको, है ना. ठीक है, क्लियर हुआ. चल, इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल्स आर फाउंड. डेल्टा रीजन में, डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल हमें देखने को मिलता है. कौन सा टाइगर, बंगाल टाइगर. ये वाला टाइगर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, साइबेरियन टाइगर, वाइट वगैरह, तो ये कौन सा, बंगाल टाइगर, और ये क्रोकोडाइल. Aquatic life abounds in the fresh river waters, the lakes and the Bay of Bengal Sea. Aquatic life भी हमें लाइफ जो है देखने को मिलती है, मतलब फिश वगैरह बढ़िया सी. कहाँ मिलेगी, बढ़िया यहाँ पे रिवर वाटर्स, गंगा, ब्रह्मपुत्र, फिर तो वहाँ नदियाँ हैं ही खूब सारी, है ना, लेक्स हैं, बे ऑफ बंगाल सी, क्योंकि इस तरफ जो है, यहाँ पे इस तरफ ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसे बोलते हैं, वो है, समुद्र है. The most popular varieties of the fish are the rohu, katla and hilsa. Fish and rice is the staple diet of the people living in the area. यहाँ पे जो पॉपुलर वैरायटी की फिश है, कौन सी देखने को मिलती है हमें, रोहू, कातला और हिल्सा, और फिश और राइस, है ना, माछा और भात, है ना, चावल और किस, राइस क्या है यहाँ पे, स्टेपल डाइट मानी जाती है, मेन जो डाइट मानी जाती है जो लोग रहते हैं पीपल इस एरिया में. क्लियर. चल, डू यू नो, अब क्या भाई, क्या हमें नो करने के लिए बोल रहे हैं, क्या जानने के लिए बोल रहे हैं, जरा देखें. टेरेसेस आर बिल्ट ऑन स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सरफेसेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन. यहाँ पे हमने क्या देखा, हमें बता रहे हैं ना कि यहाँ पे हम किस टाइप की चीज़ें होती हैं. ये तो अभी तक तो पहले ये समझ लिया, पूरे जो वाइल्ड लाइफ है, क्या एक्वेटिक एनिमल्स, ये सब हमने देखा. उससे पहले हमने एग्रीकल्चर का भी देखा था. अगर हम माउंटेन एरिया की बात करें तो टेरेस का हमने देखा था कि टेरेस फार्मिंग होती है. ठीक है, उसी के बारे में कि टेरेस क्या होते हैं. टेरेसेस आर बिल्ट ऑन स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सरफेसेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन. अब टेरेस जैसे बना देंगे इस तरीके से, ऐसे पहाड़ है, खड़ी हुई चोटी, ऐसे पहाड़ है, तो उनमें ऐसे 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 से टेरेस ऐसे बना देंगे, सीढ़ी जैसी बना देंगे, फिर वो फ्लैट सरफेस हो जाएंगे, उस पर क्रॉप्स ग्रो होंगी. द स्लोप इज रिमूव्ड सो दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली. अब क्या होगा, स्लोप को ऐसे रिमूव कर दिया जाएगा, क्यों, ताकि भाई पानी है एकदम से बह के ना चला जाए, धीरे 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 रिमूव हो. In the fresh water of river Ganga and river Brahmaputra, a variety of dolphin locally called a susu, also called blind dolphin, is found. अब fresh water है जो river किसका, गंगा और river ब्रह्मपुत्र का, मतलब ये भी है. क्या इस बारे में जानते हैं आप कि बहुत ही जो है वैरायटी, अलग अलग टाइप की वैरायटी की जो फिश हमें यहाँ, डॉल्फिन सॉरी, देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूसू, ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन. सूसू को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहा जाता है, यानी आपको पता ही फिर ब्लाइंड डॉल्फिन. The presence of susu is an indication of the health of the river. अगर सूसू उसमें प्रेजेंट है, यानी ये जो ब्लाइंड डॉल्फिन है उसमें प्रेजेंट है ना, दैट मीन्स वो पानी कैसा है, हेल्दी वाटर है. वो पानी कैसा है, वो पानी फ्रेश, ये है ब्लाइंड डॉल्फिन, सूसू. ठीक है. The untreated industrial and urban wastage with high amount of chemicals are killing this species. जो untreated industrial और urban waste है ना, जो इंडस्ट्री से निकला हुआ, जो urban waste से निकला हुआ, जो भी untreated मटेरियल जो भी रहता है, केमिकल्स रहते हैं, अब ये पानी में जाते हैं ना, क्या होते हैं, ये क्या कर सकते हैं भाई, इन स्पीशीज़ को मार रहे हैं, धीरे धीरे किल कर रहे हैं. मतलब पानी है, पानी में प्यारी प्यारी डॉल्फिन्स हैं, है ना, और भी जो एक्वेटिक जो है एनिमल्स हैं, है ना, एक्वेटिक जीव हैं जो पानी में रहते हैं. अब जो इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से जो एफ्लुएंट, जो गंदगी निकलेगी, जो वेस्ट निकलेगा, वो इन पानी में जाएगा, तो पानी गंदा होगा. पानी गंदा होगा तो पानी के अंदर रहने वाले सब जानवर, इनकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा. क्लियर. चलो,
लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड अ केस स्टडी। भाई लेक जो है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, उसकी क्या करेंगे हम, केस स्टडी करेंगे। विनोद इज अ फिशरमैन लिविंग इन द मटवाली माउंट विलेज ऑफ बिहार। विनोद क्या है, एक फिशरमैन है। विनोद क्या है, एक फिशरमैन है जो कहाँ रहता है, मतवाली माउंट विलेज ऑफ बिहार, बिहार के। ही इज अ हैप्पी मैन टुडे, आज वो बड़ा ही खुश है ना, आज के टाइम पे बहुत ही खुश रहने वाला इंसान है। विद द एफर्ट्स ऑफ द फेलो फिशरमैन के एफर्ट्स के साथ, रविंदर, किशोर, राजीव और अदर्स, ही क्लीन द मून और द ऑक्सबो लेक टू द कल्टिवेट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिश। उसने क्या करा भाई, जो लेक है उसको साफ करवाया अपने दोस्तों के साथ मिलके, जो फेलो फिशरमैन है उनके साथ मिलके उसने क्या करा भाई, जो लेक वगैरह इनको साफ सुथरा करवाया बढ़िया तरीके से, और उसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ फिश को कल्टीवेट करा। द लोकल वीड वेलिनेरा और हाइड्रिला दैट ग्रोज इन द लेक इज द फूड ऑफ द फिश। अब जो वीड है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते वीड है, कौन से हो गए, वेलिनेरिया हो गए और हाइड्रिला, वो ग्रो करते इस लेक में, इज द फूड ऑफ द फिश, जो क्या है, यहाँ की मछलियों का खाना है, फिश का फूड है। द लैंड अराउंड द लेक इज फर्टाइल, जो लैंड है लेक के आसपास का वो कैसा है, फर्टाइल लैंड है ना, उपजाऊ लैंड है। ही सोज क्रॉप सच एज, कौन सी जो क्रॉप ही लोग ग्रो करते हैं, पैडी हो गई, मेज हो गई, पल्सेस हो गई इन फील्ड्स में। द बफेलो इज यूज टू प्लाउ द लैंड, बफेलो का यूज किया जाता है लैंड को प्लाउ करने में, जुताई करने में। मतलब आपने देखा कि लेक के पास जमीन फर्टाइल है तो वहां पे खेती बाड़ी हो रही है, साथ में लेक को साफ सुथरा करके वहां पे क्या करा जा रहा है, फिश को कल्टीवेट किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना समझदारी वाला काम कर रहे हैं, है ना। चलो, द कम्युनिटी सेटिस्फाइड, जो कम्युनिटी है वो सेटिस्फाइड है। देयर इज इनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, इनफ फिश टू ईट एंड इनफ फिश टू सेल इन द मार्केट। जो कम्युनिटी है सेटिस्फाई है, और जो इनफ फिश मतलब इतनी फिश जो है नदियों से, रिवर से मिल जाती है कि वो खाने के लिए भी बढ़िया है, और आप क्या कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। मतलब वहाँ पे इतनी फिश तो वो कल्टीवेट कर ही लेते हैं कि कुछ मछलियाँ बढ़िया खाने पीने के लिए भी हो जाती है, और बची कुछ कुछ मछलियों को आराम से मार्केट में बेच भी पाते हैं, अर्निंग भी हो पाती है। तो खाने के लिए भी बढ़िया, बेचने के लिए बढ़िया, उनके लिए इतनी इनफ फिश हो जाती है। दे हैव इवन बिगन सप्लाई टू द नेबरिंग टाउन, इवन उन्होंने जो नेबरिंग, जो पास के आसपास के पड़ोस के टाउन है, वहाँ पर भी फिश सप्लाई करना शुरू कर दिया है। द कम्युनिटी इज लिविंग इन हारमोनी विथ नेचर, जो कम्युनिटी है कैसे रह रही है, बढ़िया हारमोनी, मतलब एक साथ मिलजुल कर रह रही है, आराम से, प्यार से, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एक साथ मिलके काम करेंगे, ऐसा। As long as the pollutants from nearby towns do not find their way into the lake waters, the fish cultivation will not face any threat. अब काम तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, काम क्या चल रहा है, काम सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये क्या है, ये गंदा लेक है, पॉल्यूटेड लेक है, और यहाँ पे कैसा है, ये इनका ये क्लीन लेक है ना, क्लीन लेक ऐसा है, और ये कैसा है, पॉल्यूटेड लेक आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब तक जो फिश है, जो फिश के अंदर मतलब जो अंदर पानी के अंदर की जो लाइफ है, जो फिश है, तब तक इनको कोई थ्रेट नहीं है, जब तक इनमें टाउन्स की गंदगी, केमिकल्स कुछ ना आ जाए। अदरवाइज उस तब तक, जब तक कुछ नहीं है, तो बढ़िया फिश का कल्टीवेशन होता रहेगा, इनके खाने पीने के लिए भी बढ़िया हो जाएगा और बेचने के लिए भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलो। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन है वहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, बड़े बड़े टाउन्स और अच्छे बड़ी बड़ी सिटीज देखने को मिलेगी। The cities of Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata, all with the population of more than 10 lakhs are located along the river Ganga. अब कौन से शहर, कौन सी सिटीज, जैसे सिटीज हो गए इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता, ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs, जिसमें पॉपुलेशन कितनी, लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन यहाँ पे है ना, ऐसी सिटीज़ टोटल मतलब मिला के 10 लाख समथिंग इतनी पॉपुलेशन है, ये लोकेटेड है रिवर गंगा के पास। हमने क्योंकि पहले ही देख लिया था कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है, प्लेन है, यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन की डेंसिटी हमें देखने को मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी पॉपुलेशन ऑब्वियसली होगी। The waste water from these towns and industries is discharged into the rivers. जो वेस्ट वाटर है इन टाउन्स का और इंडस्ट्री का क्या करा जाता है, इन रिवर्स पे क्या करा जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है ना, मतलब जो भी गंदगी है कुछ भी वो इन रिवर पे डाल दिया जाता है। अब आप समझ सकते हो जो गंदा पानी है, गंदगी है, नदी में जाएगी तो क्या होगी, पॉल्यूट नहीं होगी। दिस लीड्स टू द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर, जिसके कारण क्या होगा, जो रिवर है वो पॉल्यूट होगी, गंदी होगी। क्लियर, ये क्या है, वाराणसी अलोंग रिवर गंगा, ये देखो वाराणसी है,
रिवर गंगा के पास, है ना। अब अगर मानो कुछ भी गंदगी, वेस्ट कुछ भी होता है यहाँ पानी में जाएगा, पानी में मिलेगा, तो क्या पॉल्यूट नहीं होगा, पानी गंदा नहीं होगा, ठीक है। चलो, all the 4 ways of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin. All the 4 ways, ट्रांसपोर्टेशन के पूरे चारों वेज, है ना। कौन से, जैसे हम बोलते हैं रोडवेज जो बस वगैरह, रेलवेज की हम बात करते हैं, है ना, वाटरवेज शिप वगैरह, और अगर हम बात करें एयरवेज, है ना, एरोप्लेन वगैरह, तो ये चारों ही ट्रांसपोर्ट के वेज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन द प्लेन एरिया द रोडवेज एंड रेलवेज, अगर प्लेन एरिया की बात करें तो यहाँ पे रोडवेज और रेलवेज, बस, ट्रेन वगैरह ये सब हमें देखने को मिलती है अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है। द वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर्स, जो वाटरवेज है ना, वो क्या इफेक्टिव मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, पर्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर्स, मतलब रिवर्स के पास अगर हम बात करें तो वाटरवेज क्या है, मतलब जो पानी के रास्ते आप जा रहे हो, है ना, ये जैसे बोट वगैरह में बैठिए तो ये लोग अपनाते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। कोलकाता इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली, कोलकाता का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है रिवर हुगली में। द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, प्लेन एरिया में हमें एयरपोर्ट्स भी खूब देखने को मिलेंगे, जैसे हमने देखा रोडवेज, रेलवेज, तो यहाँ पे हमें लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स मतलब भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो, टूरिज्म इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन, टूरिज्म क्या है, टूरिज्म भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है किसकी, बेसिन की, है ना। यहाँ पे मतलब टूरिज्म भी बढ़िया होता है, टूरिज्म मतलब आपको पता ही है फिर, है ना, टूरिज्म क्या बात हो रही है, मतलब लोग आते हैं घूमने फिरने, बढ़िया। ताजमहल on the banks of river Yamuna in Agra, Allahabad on the confluence of the rivers Ganga and Yamuna, Buddhist stupa in Uttar Pradesh and Bihar, Lucknow with its Imambara, Assam with Kanzirang and Manas with wildlife sanctuaries and Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the places worth a visit. अब क्या क्या यहाँ पे खास हमें चीजें देखने को मिल रही है, जैसे ताजमहल हमें देखने को मिलता है कहाँ, यमुना नदी के किनारे, है ना, जो आगरा में कितना ताजमहल फेमस है, लोग बाहर की कंट्री से लोग आते हैं घूमने के लिए, ठीक है। इलाहाबाद में क्या है, जहाँ रिवर गंगा और यमुना मिल रही है, ठीक है। बुद्धिस्ट स्तूपा भी शामिल है उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो यहाँ भी लोग आते हैं देखने के लिए, टूरिज्म होता है। लखनऊ में क्या है, इमामबाड़ा है। आसाम में काजीरंग है और मानस जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अरुणाचल प्रदेश में डिस्टिंक्ट टाइप, अलग ही टाइप के यहाँ पे ट्राइबल कल्चर हमें देखने को मिलता है ना। तो ये जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग आते हैं विजिट करने, खूब अच्छा खासा टूरिज्म भी होता है। मतलब एग्रीकल्चर की बात करें, हमारे ट्रांसपोर्ट के उसकी बात करें, वेस्ट की बात करें, बहुत सारी वेराइटी ऑफ चीज़ें हमें यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में देखने को मिलती है। ये क्या है, ये टाइगर है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कितना क्यूट सा है ना, क्यूटू टाइगर है ना, मन करे इसको ऐसे पेट करो, है ना, फिर जब काट लेगा ना तो हो गया, हाथी गायब। क्लियर। चलो, डू यू नो, भाई क्या नो करने के लिए बोल रहे हैं जरा देखें। To accelerate the efforts to achieve universal sanitation coverage and to put force on sanitation, the Prime Minister of India launched the Swachh Bharat Mission on 2nd October 2014. प्राइम मिनिस्टर ने क्या करा था, स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च करा था। किस लिए भाई, यूनिवर्सल सैनिटेशन, मतलब सब जगह क्या रहे, सब जगह जो है साफ़ सफाई हो, साफ़ सफाई बनी रहे, है ना, जो हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे समाज के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। तो स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च करा था 2 अक्टूबर 2014 में। टू कंजर्व द रिवर गंगा, नमामि गंगा प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएटेड। और रिवर गंगा को कंजर्व करने के लिए हमने देखा ही ना, कितनी गंदगी के कारण हमारी जो अब नदियाँ तालाब गंदे हो रहे हैं, तो ऐसी रिवर गंगा को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, है ना, नमामि गंगा जो प्रोग्राम है वो इनिशिएट किया गया। कौन सा प्रोग्राम, नमामि गंगा प्रोग्राम इनिशिएट किया गया। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो, इसी के साथ भाई हमारे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन एंड होता है। आई होप सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना क्या आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। कौन से प्लेटफॉर्म है भाई, जो है यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, एक्स और व्हाट्सएप पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।